हेलो। नमस्कार मेरे भाई, गुड आफ्टरनून आप सभी को। नमस्कार जी। आइए सभी के सभी मेरे महारथी पधारें। और मेरे दोस्त, बहुत बढ़िया और लाजवाब आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया और लाजवाब आज हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। लास्ट सेशन की बात करें तो हमने फ्यूचर टेंस को समझा था मेरे भाई, और आज हमें एक ऐसा टॉपिक करना है जो पार्ट ऑफ हमारे टाइम एंड टेंस टेंस का ही एक हिस्सा ये टॉपिक बनता है। नमस्कार आप सभी को। आ गए ना सभी के सभी? नमस्कार मेरे भाई, नमस्कार नमस्कार। आते ही कमेंट चालू है। आ जाओ मेरे भाई। ठीक है जी। और रिवीजन आप सबने कर लिया होगा। आज हम ये जो टॉपिक है जो कि रिलेटेड टू टेंस ही है, इंटेंशन ऑफ स्पीकर, आज इसको हम इसी सेशन में खत्म कर लेंगे। फिर अगले सेशन से मेरे भाई हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी स्टार्ट, आपकी पूरे के पूरे कंप्लीट टेंस की प्रैक्टिस। और आपको चेहरे पे मैं कहूंगा इतनी बड़ी स्माइल आ जाएगी ना, आप खुश हो जाओगे कि गुरुजी मजा आ गया बस पढ़ के। ठीक है जी, कि मजा आ गया सर पढ़ के। क्यों? क्योंकि उस प्रैक्टिस के दौरान आप सारी चीजों के खुद पे खुद आंसर कर रहे होगे प्रैक्टिस में। इंटेंशन इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर ये टॉपिक है जो क्या अलग है? नहीं नहीं, ये पार्ट ऑफ टेंस है मेरे भाई, पार्ट ऑफ टेंस। टेंस का ये एक हिस्सा होता है टॉपिक। तो इसको अलग क्यों लिखवाया जा रहा है? क्योंकि इसमें ना फ्यूचर टेंस और प्रेजेंट टेंस की मिक्सिंग होती है। बहुत ही गजब तरीके से आप इस टॉपिक को सीखेंगे, बड़े ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन कि इंटेंशन ऑफ स्पीकर होता क्या है। सबसे पहले भाइयों इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं कि इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर होता क्या है, उसको समझते हैं। मेरे भाई इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर का मतलब होता है, इंट्रोडक्शन में आप लिखेंगे इंटेंशन इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिडन और रियल सेंस ऑफ अ सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस की हिडन और रियल सेंस को समझने की जब आप कोशिश करते हैं, एग्जैक्टली वो सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है, उसको मेरे भाई इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर कहते हैं। ये हिडन सेंस समझनी क्यों जरूरी है गुरुजी? मेरे भाई इसलिए जरूरी है ताकि आप एरर्स निकाल पाए। इसलिए मैंने बोला ही गोज या ही इज गोइंग देयर टू प्ले हॉकी एवरी डे। भाई हमने बोला वो वहां हर दिन हॉकी खेलने जा रहा है। तो आपने बोला सर हर दिन जा रहा है ना, तो वो हर दिन जा नहीं रहा है, हर दिन जाता है। ये मैं उस इंसान की हैबिट रूटीन बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो वहां पर इस गोइंग नहीं गोज होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने इस सेंस को समझा कि गुरुजी अगर जिस हिसाब की हम यहां सेंस लिख रहे हैं, ठीक है, हाँ, तो हम उस हिसाब से अगर देखें तो ये चीज गलत और ये सही है। तो आपने क्या किया? उस हिडन सेंस को समझा। सर ऐसा हुआ होगा ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। जब आप ऐसा करते हैं कि मीनिंग को अच्छे से समझ के चीजों को आंसर करने की कोशिश करते हैं, तो वहां कोई टाइम या टेंस काम नहीं आता आपके। वहां काम आता है आपकी इंटेंशन ऑफ स्पीकर की। अगर सामने वाले ने सेंटेंस बोला है तो उसने क्या समझ के बोला होगा, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में इस बात को किस सेंस में कहा होगा। देखो सपोज करो मैं आपको बोल दूं अनलेस आई हैव unless I have the documents, unless I have the documents, इसका मतलब क्या हुआ? जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते। unless I have the documents, unless का मतलब क्या होता है बाबू? जब तक नहीं, जब तक नहीं, जब तक नहीं। तो कहता है unless I have the documents, जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते, I can say या I cannot say whether the task
कैन बी फिनिश्ड विद इन कैन बी फिनिश्ड ऑन टाइम और नॉट, कैन बी फिनिश्ड ऑन टाइम और नॉट। अब समझो, अब मैंने आपको एक ये सेंटेंस दिया और आपको इसका आंसर करना है। करो मेरे भाई कमेंट्स में ट्राई। तो देखो मेरे भाई, हुआ क्या, अनलेस आई हैव द डॉक्यूमेंट्स आई कैन से, ठीक है। अब आपके कमेंट्स मूडली आ गई, अब आ गई। कहता जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते, जब तक मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते, मैं कह सकता हूं अरे पागल है तू, तेरे पास डॉक्यूमेंट्स आए नहीं, तो तू कह सकता है क्या प्रोजेक्ट जो है टाइम पर खत्म हो पाएगा कि नहीं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आ जाते तो आप नहीं कह सकते कि भैया प्रोजेक्ट टाइम पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कह नहीं सकते, नहीं कह सकते। इस टाइप के जो एरर होते हैं जिनमें आप दिमाग लगाते हैं सर ये चीज बनी होगी, इसको किसी पर्टिकुलर ग्रामर के टॉपिक को नहीं बोल दिया जाएगा कि ये इस टॉपिक का है मेरे भाई, ठीक है। तो हम इसे बोलेंगे सर ये तो इंटेंशन ऑफ स्पीकर है जो पार्ट ऑफ टेंस है, कि रियल सेंस या रियल जो है हमने ये कहो मीनिंग को समझना है सेंटेंस के, और तब हमें आंसर करना। चलो मेरे भाई आगे बढ़ते हैं। अब एक एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। ऐसे कौन से कितने कॉन्सेप्ट हम इस टॉपिक में गो थ्रू करते हैं इंटेंशन ऑफ स्पीकर में, और कैसे उनको लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट बनता है, हमेशा ध्यान रखिएगा मेरे भाई, जब कभी भी आपको एक मेन स्टेटमेंट दिखे, जब कभी भी आपको एक मेन स्टेटमेंट दिखे, है ना, कोई भी मेन स्टेटमेंट मतलब जो मेन वाक्य है, और इस मेन स्टेटमेंट पर मेरे भाई एक लगी हुई आपको एक कंडीशन नजर आए, इस मेन स्टेटमेंट पर लगी हुई एक कंडीशन नजर आए कि एक मेन स्टेटमेंट है और इस मेन स्टेटमेंट पर लगी हुई एक कंडीशन है, वो नजर आपको आ जाए। तो इस कंडीशन को बनाने के लिए बाबू, इस कंडीशन को बनाने के लिए शब्द कोई भी हो सकते हैं। देखो इस कंडीशन को बनाने के लिए शब्द आपके पास क्या हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। जैसे इफ हो सकता है, जैसे अब यहां ना एक काम करो, पूरी एक लाइन का गैप छोड़ दो, यहां से आप इफ लिखो और पूरी एक लाइन का गैप छोड़ दो, जितने भी शब्द हैं वो यहां आ जाएंगे। आपको ऐसे लाइन नहीं मारनी, आप पूरी एक लाइन का गैप छोड़ दो, इतने शब्द जो भी है मैं भी लिखवाऊंगा। तो उस कंडीशन की खासियत क्या होगी मेरे भाइयों बहनों, उस कंडीशन में कुछ ऐसा होगा कि आप कभी भी फ्यूचर टाइम शो नहीं कर पाओगे। कुछ ऐसा होगा कि कभी भी आप फ्यूचर टाइम, यानी कि किससे दिखाते हैं आप फ्यूचर टाइम, विल और शेल से दिखाते हैं, आप उसमें कभी भी फ्यूचर टाइम शो नहीं कर पाओ। तो क्या करेंगे आप उसमें प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट स्टेटमेंट लिखेंगे, फिर चाहे वो कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट स्टेटमेंट लिखेंगे। प्रेजेंट से रिलेटेड बात, प्रेजेंट से रिलेटेड बात, चाहे टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो, कॉन्टिन्यूस में हो, परफेक्ट में हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। चाहे वो क्या हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो, कोई भी हो, ठीक है, कोई भी हो, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए, प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड चीज होनी चाहिए। ऐसा क्यों, अभी साबित करके दिखाऊंगा। कुछ भी हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, कैसे आएगा, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, अकॉर्डिंग टू द मीनिंग, जो भी लिखना है लिखिए, लेकिन प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए। कोई भी कंडीशन कभी भी फ्यूचर टाइम में नहीं हो सकती। ऐसा क्यों गुरुजी, ऐसा क्यों गुरुजी, अभी मैं आपको ये चीज प्रूव करके दिखाता हूं। देखो मेरे भाई, आप इसको एक बार कॉपी करो, एग्जाम्पल इसका अगले स्टेटमेंट में मेरे को अगले सेक्शन में लिखना है। ऐसा क्यों होता है फिर मैं आपको समझाता हूं।
आप यहां तक पहले कॉपी कर लो। ऐसा क्यों होता है फिर मैं आपको समझाता हूं। आपका मन होगा ना ऐसा क्यों हो रहा है सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो अभी मैं आपको ये चीज समझाता हूं। ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है जी। देखो मेरे भाई, तो मेन स्टेटमेंट है, ये कंडीशन है, ये इफ है। कोई भी कंडीशन कभी भी अगर फ्यूचर टेंस से रिलेटेड होगी तो फ्यूचर टाइम नहीं लिखेंगे, उसे प्रेजेंट से रिलेटेड लिखेंगे, ठीक है। हाँ, यहां इस मेन स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, ये मेन स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, फ्यूचर टाइम। यहां विल शेल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेन स्टेटमेंट में क्या हो सकता है, फ्यूचर टाइम, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन उधर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अब इसको देखते हैं सर। क्यों नहीं होगा, अब इसको देखते हैं। तो इधर फ्यूचर टाइम हो सकता है बाबू, विल सेल हो सकता है, कर लिया ना कॉपी। क्यों नहीं होगा, देखो मेरे, अगर मैं एक सेंटेंस ये लिखता हूं, ही विल पास, ही विल पास द एग्जाम, सर वो एग्जाम पास कर लेगा। तो बेटा एग्जाम अभी पास करेगा, फ्यूचर में, फ्यूचर में पास करेगा सर, फ्यूचर में पास करेगा। तो ये मेन स्टेटमेंट हुई बेटा। हाँ, if वो एग्जाम पास कर लेगा। हाँ, अब देखो, इफ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो मेहनत करता है तो बेटा वो मेहनत कब से करेगा सर, आज से, अभी से, आज से, अभी से, ठीक है। और अगर मैं इसी में ये लिख दूं बेटा, इफ ही विल वर्क हार्ड, है मतलब वो मेहनत अभी करेगा, फ्यूचर में करेगा, फ्यूचर में करेगा, तो अभी क्या करे, मटर गश्ती। ये तो नॉनसेंस हो गया। अगर मैं कह रहा हूं मेरे भाई ही विल पास द एग्जाम, वो एग्जाम पास कर लेगा, मतलब फ्यूचर में। सपोज मैं आपको बोलूं बेटा यू विल पास द एग्जाम, आप लोग एग्जाम पास कर लोगे। इफ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, तो मेहनत करते हो अभी से बेटा, अभी से, कोई भी कंडीशन वो अभी से लागू होगी। कंडीशन कभी फ्यूचर पे लागू हो जाएगी, मैं भाग के जाके जाऊंगा और फ्यूचर टेंस पर कंडीशन लगा के आ जाऊंगा। अरे फ्यूचर तो अभी आया ही नहीं है बेटा, फ्यूचर टाइम तो अभी आया ही नहीं है। और फ्यूचर टाइम पे मैंने ये क्या लगा दिया, ये मैंने लगा दी मेरे बच्चे, इफ ही वर्क्स हार्ड। ये जो पूरी स्टेटमेंट है बाबू, ये पूरी स्टेटमेंट क्या है, कंडीशन। कंडीशन क्या आप फ्यूचर टाइम पे थोप सकते हैं? अरे जो टाइम अभी आया ही नहीं उस पर जाकर कंडीशन लगा दोगे तुम, कि ये कंडीशन लगाते हैं हम कब, फ्यूचर में। अरे अभी प्रेजेंट पर कंडीशन लगाई जा सकती है कि अभी मेहनत करते हो, अगर मेहनत करते हो पास हो जाओगे। देख बेटा रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, पास फ्यूचर में होगी, लेकिन मेहनत अभी करते हो तो। समझ में आई बात? इसका मतलब ये हुआ सर आपको अभी से मेहनत करनी है, तो यू विल पास द एग्जाम इफ यू वर्क, ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। अगर पेपर में विल वर्क हार्ड लिखा है लड्डू तो वो गलत है। तो ही विल पास द एग्जाम, ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। तो वो पास कर लेगा एग्जाम अगर वो मेहनत करता है तो। ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड। तो एग्जाम पास कर लेगा अगर वो मेहनत करता है तो। इसका मतलब अगर मेहनत नहीं करता है तो नहीं हो पाए, मेहनत करता है तो हो जाए। तो ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, वो एग्जाम पास कर लेगा अगर मेहनत करता है तो। वो एग्जाम पास कर लेगा अगर मेहनत करता है तो। बात बनी? तो इस तरीके से आप चीजों को सोचिए, तब जाके चीजें बनती हैं, दिमाग में बैठेंगी, चीजें समझ में आएंगी आप लोगों को, है कि नहीं। ही विल पास द एग्जाम इफ ही वर्क्स हार्ड, वो एग्जाम पास कर लेगा अगर मेहनत करता है तो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो। अब एक बात बताओ मेरे भाई, मैंने बोला अगर वो आएगा, अगर वो आएगा, ठीक है, इफ ही विल कम, इफ ही विल कम, अगर वो आएगा, इफ ही विल कम। मैंने ऐसे लिख दिया, इफ ही विल कम या इफ ही कम्स। तो बेटा ऐसे भी हो सकता है, कंडीशन आगे दे दे, इफ ही विल कम या ही कम्स, दे विल गिव हिम, दे विल गिव हिम सम मनी। तो वे उसे कुछ पैसा दे देंगे, तो वे उसे कुछ पैसा दे देंगे। देखो बेटा ये हुई मेन स्टेटमेंट। ये कौन सी स्टेटमेंट है बेटा, मेन। तो ऐसा भी हो सकता है लड्डू मेन स्टेटमेंट बाद में लिख दे और कंडीशन पहले लिख दे। ये इफ वाली बात क्या हुई बेटा, कंडीशन। देखो वे उसे पैसे देंगे, कब देंगे, अगर वो आता है तो पैसे मिलेंगे, अगर वो नहीं आता है तो पैसे नहीं मिलेंगे। अगर आता है तो पैसे मिलेंगे, अगर नहीं आता तो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। अगर आता है तो बेटा कंडीशन है, अगर आता है तो पैसे दे दे, अगर नहीं आता तो पैसे नहीं दे। अगर आता है तो हम हिंदी जुगाड़ में क्या बोल देते हैं बेटा, अगर आएगा तो पैसे दे देंगे। कहता फ्यूचर पर है कंडीशन,
फ्यूचर टाइम पर कंडीशन लगा ही नहीं सकते, फ्यूचर आया ही नहीं है। होता ना, हंसेगी दुनिया क्यों हंसेगी? ये लोंडा फ्यूचर टाइम पर कंडीशन लगा रहा है, कहता फ्यूचर आया, कहता अभी कहां आया। अरे मेरे भाई, जब फ्यूचर आया ही नहीं तो उस कंडीशन का इंपैक्ट प्रेजेंट से दिखा बेटा, तो विल कम मत लिख, इफ ही कम्स। इफ ही कम्स अगर वो आता है, इफ ही कम्स अगर वो आता है, हाँ, दे विल गिव हिम सम मनी, तो वो इसको कुछ पैसे दे देंगे, नहीं आते तो नहीं देंगे। सिंपल है बेटा, इसलिए हमेशा याद रखना, कभी भी कंडीशन फ्यूचर टाइम पे नहीं लगती। कंडीशन सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर लगा जा सकती है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम रियल टाइम है। फ्यूचर किसने देखा, इवन पास्ट किसने देखा? सिर्फ प्रेजेंट टाइम पर कंडीशन लगती है बेटा। इसलिए मैंने क्या बोला, कंडीशन है तो सिर्फ प्रेजेंट टाइम या प्रेजेंट स्टेटमेंट होनी चाहिए बाबू। कंडीशन हमेशा प्रेजेंट, चाहे इंडेफिनेट लिख दो, कॉन्टिन्यूस, हर एक के एग्जाम्पल लिखूंगा, ये चीज याद रखिएगा। तो वो चीज हमने ये बोला, ओके सर, तो ऐसा हो जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा, क्योंकि कंडीशन का इफेक्ट प्रेजेंट से चालू होगा। अगर मैं ये भी बोलूं ना, अगर वो अगले महीने आता है, तब भी मुझे यही चीज है, ठीक है बेटा। अगर वो अगले महीने आता है तब भी मैं भले ही फ्यूचर टाइम लिख दूं मेरे बच्चे, सपोज करो मैंने ये बोल दिया, इफ दे विल कम, या इफ दे कम हेयर, हाँ, नेक्स्ट मंथ, ये तो फ्यूचर टाइम है, हाँ, आई विल मीट देम, तो मैं उनसे मिलूंगा। तो भैया अगर वो अगले महीने आते हैं तो मैं उनसे मिल, अगर वो अगले महीने आते हैं, अगले महीने, तो मैं खड़ा प्रेजेंट में होकर बोल रहा हूं, ये प्रेजेंट है, मैं आज खड़ा हूं और मैं अगले महीने की बात कर रहा हूं। तो बेटा मैं कब खड़े होकर बोल रहा हूं मेरे बच्चे, कब खड़े होकर बोल रहा हूं मैं? प्रेजेंट में खड़े होकर बोल रहा हूं। तो हमने क्या बोला मेरे बच्चे, अगर अगले महीने वो आता है, अगर अगले महीने वो आता है, अगर अगले महीने वे आते हैं, मैं उनसे मिल लूंगा, तो मैं उनसे मिल लूंगा, उसका इफेक्ट है, उसका इफेक्ट फ्यूचर से ही है बेटा। अगर वो अगले महीने आते हैं तो, अगर अगले महीने आते हैं तो, आएंगे कभी नहीं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि आपको कंडीशन हमेशा मेरे बच्चे प्रेजेंट से रिलेट करके ही बोलनी पड़ेगी, उसका इफेक्ट फ्यूचर पर दिखा सकते हो। इस बात को याद रखना मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि फ्यूचर टाइम जब आया ही नहीं गुरुजी, तो उस पर हम कंडीशन लगा कैसे सकते हैं बाबू? अब आया पढ़ने में मजा? जो टाइम अभी आया ही नहीं, हम उस पर कंडीशन लगा कैसे सकते हैं भैया, ये चीज। चलो करिए कॉपी, मैं पानी पी लूं, फिर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं। जरूरी नहीं है प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, बाकी भी हो सब। ठीक है जी। अब आप बोलोगे जरूरी है सर प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हमेशा लिखते चले? नहीं भैया, बिल्कुल जरूरी नहीं है भाई। क्यों? वो तो मीनिंग के हिसाब से। कैसे? देखो अभी बताता हूं। देखो कैसे, देखो भाई, अगर मुझे बोलना है, ओ भाई देख, अगर तू इस किताब को नहीं पढ़ रहा है, प्लीज मुझे दे दे यार, प्लीज मुझे दे दे यार। तो देखो बेटा क्या है, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, अगर तू इस किताब को नहीं पढ़ रहा है, हाँ, तो प्लीज गिव इट टू मी, तो ये मुझे दे दे भाई। तो ऐसे भी बोल सकता हूं भैया मैं। तो अब आपने क्या देखा, जो कंडीशन है बेटा वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, बिल्कुल सही मीनिंग है। जो कंडीशन क्या है, देख, अगर तू नहीं पढ़ रहा है तो दे दे भाई। इफ यू आर नॉट रीडिंग, ठीक है, इफ यू आर नॉट रीडिंग दिस बुक, प्लीज गिव इट टू मी। कितनी बार है बताओ? हाँ, तो ये जब चीज आप हासिल करोगे चीजों में, तो आसान है। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा, अच्छा एक बात बताओ, अगर अगर उन्होंने अपना काम कर लिया है, परफेक्ट, तो वे घर जा सकते। परफेक्ट, देखो बेटा, परफेक्ट। अब देखो मैंने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। इफ दे हैव डन देयर वर्क, इफ दे हैव डन देयर वर्क, इफ दे हैव डन देयर वर्क, हाँ, दे कैन गो होम, तो वे घर जा सकते।
दे कैन गो होम। अब बताओ बेटा, तो हमने बोल दिया गुरुजी इफ दे हैव डन देयर वर्क दे कैन गो होम, अगर उन्होंने काम कर लिया वे घर जा, कोई भी टेंस। इफ यू हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 2 hours यू कैन टेक सम रेस्ट नाउ, अगर तू 4 घंटे से ज्यादा से काम कर रहा है तो तू अब थोड़ा आराम कर सकता है। समझ रहे हो कितना आसान है बेटा, कि कोई भी कंडीशन लगाओ। सपोज मैंने ये कर दिया इफ यू हैव बीन वर्किंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा दो, इफ यू हैव बीन वर्किंग, कॉपी करना साथ साथ, फॉर मोर देन 2 hours। देख मेरे भाई, अगर तू 2 घंटे से ज्यादा से आराम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है, यू कैन टेक सम रेस्ट नाउ, यू कैन टेक सम रेस्ट नाउ, अब तू थोड़ा आराम कर सकता, कोई भी टेंस लगा, और उसका इफेक्ट फ्यूचर से रिलेटेड, चाहे वो कैन हो चाहे विल हो, कोई भी मॉडल आ जाए बेटा। तो इफ यू हैव बीन वर्किंग फॉर मोर देन 2 hours, देखा अगर तू 2 घंटे से ज्यादा से काम कर रहा है, अब थोड़ा आराम कर सकता, कितना भी लगा, कुछ भी करो, कितना बढ़िया है। बताओ ना बेटा क्या सीखा इतनी बात से? सर सिर्फ एक बात, कुछ भी हो जाए कंडीशन हमेशा प्रेजेंट से रिलेट करेगी। कौन सा प्रेजेंट का टेंस? कोई भी, कुछ भी हो जाए प्रेजेंट से रिलेट करे बेटा, प्रेजेंट टाइम से स्टेटमेंट रिलेट करे। फ्यूचर से रिलेट करने के लिए विल शैल मत थो बना, भले वो फ्यूचर से रिलेट करे लेकिन बोला प्रेजेंट से इफेक्ट चालू हो जाएगा। ऐसे कितना आसान, कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, उसका इफेक्ट फ्यूचर से रिलेटेड हो जाएगा, उसका इफेक्ट फ्यूचर से रिलेटेड होगा, ठीक है ना बेटा, उसका इफेक्ट फ्यूचर से रिलेटेड हो जाएगा। तो किसी भी कंडीशन में विल शैल दिखे तो काट देंगे उसका गला, है कि नहीं? बहुत आसान है बेटा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं, ठीक है। तो मेन स्टेटमेंट में कौन सा टेंस आएगा? कोई भी, वो तो इफेक्ट आप आगे दिखाओगे, रखता थोड़ी ना बेटा। एक बात बताओ, ठीक है, एक बात बताओ बेटा, सिंपल सोचिएगा, ये भाषा है, क्या इधर आप रट्टा मार लोगे इधर कौन सा टेंस आएगा? अरे कोई भी है, इधर प्रेजेंट का कोई भी हो, लेकिन प्रेजेंट का बेटा। अरे ईयर्स लिख दिया, आवर्स, ओए भैया बावला हो जाता वो, है कि नहीं? कहता 2 साल से काम नाश हो जाएगा। नहीं भैया नहीं, आवर्स कर लो, ईयर्स में नाश हो जाएगा, लौंडा मार ही डालोगे गुरुजी आप से, है कि नहीं? चलो बाबू, तो हमारे पास ये चीज, लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या गुरुजी खाली इफ कंडीशन को दिखाता है, बाकी कोई वर्ड नहीं है? अभी देखो मेरे बच्चे, एक तो इफ कंजंक्शन है जो कंडीशन को दिखाता है। अब इसी के नीचे अगला एग्जांपल है, देखो, अनलेस, ऐसे कर लेते हैं, आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा। मैं अच्छा लौंडे, कब तक नहीं करेगा? अनलेस दे कम, या अनलेस दे विल कम हेयर। ये सोचना है बाबू आपने। हमने बोला आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा। आई विल नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं करूंगा। अनलेस दे कम और विल कम हेयर, जब तक वो यहां नहीं आ जाते। आई विल नॉट डू दिस वर्क अनलेस दे विल कम हेयर या दे कम हेयर। देखो, जब तक वे यहां, जब तक नहीं बताया था ना अनलेस का मीनिंग। देखो, मैं इस काम को नहीं करूंगा, ये तो मेन स्टेटमेंट हुई बेटा, मैं इस काम को नहीं करूंगा। क्या है कंडीशन? क्या है? जब तक वे नहीं आ जाते। इसका मीनिंग क्या होता है बेटा? जब तक नहीं, जब तक नहीं, नहीं इसके मीनिंग में ही है, जब तक नहीं, जब तक वे नहीं आ जाते तो कम, विल कम नहीं, जब तक वे नहीं आ जाते, कंडीशन है बेटा। अब फर्क ये है, कई बार पेपर में पता है क्या करेगा? अनलेस दे डू नॉट कम हियर। मैंने बोला ओ पगलू राम, क्या हो गया गुरुजी? डू नॉट मत लगा, क्यों? क्योंकि बेटा अनलेस के साथ डू नॉट लगाना क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस हो जाएगा। अरे मेरे बच्चे, उसके मीनिंग में ऑलरेडी नोट है, उसके मीनिंग में ऑलरेडी नोट है, नोट काहे लगा रहे हो भैया जी? नोट नहीं ना आएगा, नोट तो गलत हो गया। तो आई विल नॉट डू दिस वर्क अनलेस दे कम हेयर, दे डू नॉट कम हेयर, दे विल कम, विल नॉट कम, सब गलत है, ठीक है। ये भी आसान है। और क्या है देखो भैया, और कंडीशन को देखो, और क्या क्या है। मैंने बोल दिया इंडिया, इंडिया
कैन बी अ सुपर पावर। इंडिया एक सुपर पावर बन सकती है ओनली व्हेन, केवल जब दे वर्क और दे विल वर्क ऑनेस्टली। केवल जब वो ईमानदारी से काम करते हैं तो करते हैं तो अभी से करोगे ना, ये थोड़ा ना फ्यूचर में ईमानदारी से काम करेंगे तो। फ्यूचर में क्या, अब क्या बेईमानी से काम करें फिर? तो बेटे ये बात कब से लागू होगी? अभी से लागू होगी सर, फ्यूचर से नहीं। कहता अगर इंडिया सुपर पावर बन सकती है, कहता कब बनेगी गुरुजी? केवल जब हम फ्यूचर में जब हम फ्यूचर में अच्छे से और ईमानदारी से काम करेंगे। तो आज से बताओ बेटा, आज से क्या करें? ईमानदारी से काम ना करें? ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, आया ना मजा? अब इसी को एक बात बता, सच्ची सच्ची दिल पे हाथ रख के कसम खाना, तुमने रट्टा नहीं मारा था इसको। ये कुछ ऐसे शब्द है जिनके साथ विल का प्रयोग या सेल का प्रयोग नहीं होता, जैसे इफ, अनलेस, ओनली व्हेन, है ना? सच्ची बताना, ऐसे लिस्ट रटी थी ना आपने, उसकी कोई जरूरत नहीं मेरे भाई रटने की, अभी हम जिंदा हैं। रट्टा नहीं। देखो मेरे बच्चे, बात बराबर है कि इन शब्दों के साथ विल या शेल नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्यों होता है? अगर हम जाल, मैथ्स में क्या होता है, रटना तो फॉर्मूला ही है, रटना तुमने इंग्लिश में रूल ही है, लेकिन कॉन्सेप्ट और रूल में क्या फर्क होता है? मेरे बच्चे बता तो मैं भी रूल ही रहा हूं, लेकिन उन रूल को मैं समझा रहा हूं, इसलिए मैं उन्हें रूल ना कह के क्या कहता हूं? कॉन्सेप्ट्स। रटने ये भी है, रटने ये भी है, बट फर्क है। बिन बताए पागलों की तरह रटोगे, ऐसा होता है, बूम, ना मीनिंग पता ना कुछ, तो पेपर में फंसेंगे, याद कैसे रहेंगे? अगर हम चीजों को सीख के हैं तो वो आसान है। तो बताओ निचोड़ सबका क्या है? सर निचोड़ एक ही है, कंडीशन प्रेजेंट से रिलेटेड, कलेश खत्म। कौन कौन से ऐसे शब्द बेटा? ओनली व्हेन, क्या देखा? अनलेस, ठीक है। ओनली इफ, ओनली व्हेन, ओनली इफ भी लिख सकते हो ना यहां, केवल जब, ओनली इफ, केवल यदि अगर वो ऐसा करते, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की, तो बेटा ये ओनली व्हेन, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या? यहां आप ये भी लगा सकते हो, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की। प्रोवाइडेड दैट का मतलब पता है क्या होता है? जैसे इंडिया एक सुपर पावर बन सकती है, प्रोवाइडेड दैट, बशर्ते की वे ईमानदारी से काम करे। सिंपल, सिंपल बाबू, सिंपल है कि नहीं है? डन है, चलो मैंने बोल दिया भैया दे विल, जैसे कर लेते हैं, शी विल कैरी एन अम्ब्रेला। भाई वो अम्ब्रेला कैरी कर लेगी, क्या हो गया? अरे इन केस इट रेन्स, क्या पता बारिश हो। इट विल रेन, अरे मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो क्या पता फ्यूचर में बारिश होगी। अरे फ्यूचर में बारिश होगी का क्या मतलब है? इन केस इट रेन्स, तो ये तो बात अभी से लागू, क्या पता बारिश हो, क्या छाता कैरी करते। तो सर ये चीज है, ठीक है जी। तो ये बताओ, अभी तो बस, ठीक है, ये शुरुआत ही मानो आप अपनी मेहनत की, आगे आगे देखिए भैया। अब आया सर समझ में? चलिए जी, और अभी असली आनंद तो आने वाला है जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसलिए बेटा अब मैं आपको हर एक सेंटेंस का मीनिंग निकालना सिखाता चला जाऊंगा ना, तो इससे एक और फायदा क्या होगा ना, हर सेंटेंस का मीनिंग सीखते चले जाऊंगा, है नहीं सर? मीनिंग भी निकालने आ जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए मैं कहता हूँ भाई, हर साल इतना सारा बच्चा है जो हिंदी मीडियम वाला बच्चा भी 100% मार्क्स लाता है, इस बार आपकी बारी है, ठीक है। चलिए जी, बिल्कुल आदित्य भाई, बिल्कुल, बहुत जल्द आओ जी। सर अब एक बार लिख ले, एक साथ लिख ले कौन कौन से वर्ड है कि नहीं सर? हेल्प तो मिलेगी ना। देखो बेटा, पहला शब्द है इफ, कहीं दिख जाए कंडीशन दिखाएगा, अनलेस अगर कंडीशन दिखाए बेटा, अनलेस भी कंडीशन दिखाता है, ओनली वन, केवल जब है कि नहीं? इन केस आपको दिख जाता है, प्रोवाइडेड आपको दिख जाता है मेरे भाइयों, प्रोवाइडेड दैट आपको दिख जाता है,
तो ये इस तरीके के शब्द हैं, जब आपको ये कंडीशन दिखाते हुए नजर आते हैं तो मेरे भाई आप अपने आप में इनके साथ विल या शैल देखते हैं कंडीशन में, तो वो गलत हो जाएंगे। सर एक चीज, सर थोड़ा स्लो पढ़ा दो। भगवान भाई चाकू लेकर मेरी गर्दन यहां से उड़ा दे, इससे भी स्लो है वाकई में, इससे भी स्लो। बेटा मेरे को तेज पढ़ाना तो आता है, मैं तो आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाता हूँ। जो बच्चे तेज तरा रहे हैं उनसे तो मैं वीओडी देखने को कहता हूँ कि रिकॉर्डेड देखा करो क्लास, रिकॉर्डेड को स्पीडोमीटर पर लगा, यदि फटाफट पढ़ाएगा है कि नहीं, वो वाला देख ले। मैं तो आराम से पढ़ाता हूँ बेटा, मैं तो चाहकर भी तेज नहीं पढ़ा पाऊंगा। क्यों? मेरा लहजा ही नहीं है, ये ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, दोनों बैचेज में ऐसे ही पढ़ाता हूं। अब देखो मेरे बच्चे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अगला कॉन्सेप्ट क्या है? एक तो सर एक ने तो आपने निचोड़ ही कर दिया, एक का तो कंडीशन प्रेजेंट से रिलेटेड कर लो, हाँ उसका इफेक्ट फ्यूचर से रिलेटेड कर लो, कलेश खत्म करो, एरर आएगा अपने आप संभाल लोगे। अब एक और प्यारी चीज है, देखो बेटा कई बार क्या होता है ना मेरे भाई, सही है कैसे सर? देखो मैंने बोल दिया एक मेन स्टेटमेंट है, हाँ जी, अगर वो मेन स्टेटमेंट बेटा आपकी रिलेटेड टू फ्यूचर है, मेन स्टेटमेंट क्या है? रिलेटेड टू फ्यूचर, तो वो फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है बेटा, हाँ फ्यूचर टाइम से रिलेटेड है। अब उसके साथ क्या होगा? एक टाइम स्टेटमेंट नजर आएगी, इसके साथ आपको एक टाइम स्टेटमेंट नजर आएगी। वो किसका टाइम होगा बेटा? उस मेन स्टेटमेंट का टाइम होगा, हाँ। तो एक बात बताओ बेटा, अगर ये मेन स्टेटमेंट फ्यूचर में है, सही है, फ्यूचर से रिलेटेड है, रिलेटेड टू फ्यूचर है, तो उसका जो टाइम होगा वो भी अंडरस्टूड है, फ्यूचर से रिलेटेड होगा, हाँ। तो इस टाइम स्टेटमेंट में दोबारा से विल और शेल, विल और शेल, ठीक है, हाँ, लिखने की जरूरत नहीं है। आपको नहीं लगता यार? जरूरत नहीं। अगर उसकी मेरे दोस्त, अगर उसकी, तो काट दो, विल शेल लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों? अरे भाई वो जो मेन स्टेटमेंट है वो फ्यूचर की है, हाँ, तो वो समय भी तो फ्यूचर का है ना, आने वाला समय भी तो फ्यूचर का हुआ, ठीक है, तो फिर दोबारा क्यों लिख रहे हो फ्यूचर? तो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा? कैसे गुरुजी? देखो बेटा, मैंने बोल दिया दे विल, हाँ, दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे, हाँ, वेन वेन ही विल कम, या वेन ही कम्स हेयर, वेन ही विल कम या वेन ही विल कम्स हेयर। अब आपको ये दो चीजें मेंशन करनी, अब आपको ये दो चीजें मेंशन करनी। तो आपने बोला गुरुजी दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे, वे उससे मिलेंगे, तो अब मिलेंगे या फ्यूचर में? फ्यूचर में मिलेंगे सर, दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे, तो फ्यूचर में मिलेंगे। कब मिलेंगे? अरे सर बोल तो दिया कब मिलेंगे, फ्यूचर में मिलेंगे। कब? तो बेटा एक बात बताओ, ये अपने आप में मेन स्टेटमेंट हुई, वे उससे मिलेंगे, तो अभी मिलेंगे या फ्यूचर में मिलेंगे? बोले सर फ्यूचर में मिलेंगे। हाँ, तो वो आएगा भी कब? जब वो आएगा। अब ये जो आएगा ये इसकी टाइम स्टेटमेंट है बेटा। भाई एक बात बताओ, वे उससे मिलेंगे, कब मिलेंगे? फ्यूचर में तो मिलेंगे, तो वो आएगा भी कब? फ्यूचर में ही तो आएगा, ऑब्वियसली अंडरस्टूड है सर। तो ये तो अंडरस्टूड नहीं हो गया सर, वो भी तो फ्यूचर में ही आएगा सर, हाँ। तो दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे, वेन ही विल कम हेयर, जब वो यहां आएगा। तो सर अब हिंदी में हम आएगा बोल देते हैं, हम तुरंत से विल लगा देते हैं, हिंदी का जुगाड़ है, बट बेटा गलत है। वो हिंदी में भले ही गा गई बोल रहे हो आप, फ्यूचर में विल नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बचपन में रट लिया ना, गा गेगी हो, तो ऐसा कर लो। सो दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे, वेन ही विल कम, नहीं वेन ही कम से, जब वो यहां आता है, जब वो यहां आता है तो वो इससे मिलेंगे, जब वो यहां आता है, तो जब वो यहां आता है तो वो इससे मिलेंगे। कम तो ये चीज, क्योंकि यहां पर बच्चा क्या सोचता है, हिंदी का जुगाड़, वेलकम सर आएगा तो मिलेंगे। मैंने बोला पागल, ये जो टाइम स्टेटमेंट है बेटा, ये पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट है। टाइम स्टेटमेंट हमेशा क्या होती है बेटा? देखो टाइम स्टेटमेंट क्या होती है? पार्ट ऑफ मेन स्टेटमेंट। बेटा मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होता है टाइम, टाइम की कोई औकात नहीं अकेला भागेगा, वो मेन स्टेटमेंट से जुड़ा होता है। जैसे ही विल कम ऑन मंडे, देखो एक जादू दिखाता हूं, कॉपी नहीं करना है, रफ है बेटा, कॉपी नहीं करना। ही विल कम ऑन मंडे, बताओ ये मंडे प्रेजेंट का है फ्यूचर का है? आपने बोला फ्यूचर का है, कैसे? क्योंकि सर ये मेन बात फ्यूचर में है ना। अच्छा ही केम ऑन मंडे, वो मंडे को आया था, तो ये मंडे बताओ प्रेजेंट का है पास्ट का है? सर ये पास्ट वाला मंडे है। क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है ना मेन बात।
अरे वही तो कह रहा हूं पागल। तो जो टाइम होता है वो मेन वर्ब के अंडर चलता है। तो मेरे भाई मेन वर्ब यहां बताओ किसमें है? फ्यूचर में। दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे। हाँ, वे उससे मिलेंगे तो कब मिलेंगे? फ्यूचर में। तो ये मेन वर्ब जो है वो फ्यूचर में है, मेन स्टेटमेंट। तो ये उसका टाइम है। ये टाइम किसका? मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होता है। तो ये भी क्या हुआ? फ्यूचर में हुआ। वेरी गुड। तो पाजी जब फ्यूचर में हुआ तो दोबारा विल लिख रहे हो, सुपरफ्लुअस नहीं हो जाएगा फिर? तो आप सिंपल बोल दो प्रेजेंट। इसलिए देखो वो भले लिखा प्रेजेंट है, सेंस वो फ्यूचर की मार देगा। इसलिए बोलते हैं मेरे भाई, हाँ, इसलिए बोलते हैं कि दे विल मीट हिम, वे उससे मिलेंगे, व्हेन ही कम्स हियर, जब वो यहां आता है तो उससे मिलेंगे। ओए, तो कह रहा वैन से कंडीशन नहीं होगी, ओनली वैन से कंडीशन होगी लौंडे। घर से उठा लाऊंगा, बता रहा हूं मैं। कैसे हो जाएगी वैन से कंडीशन? समझ जा। ओनली वैन, केवल जब, ये कंडीशन है बेटा। हर जगह बचाने थारा गुरु जी ना आवेगा तन्ने, खुद लड़ना होएगा। ऐसे नहीं बेटा। ओनली व्हेन कंडीशन है, व्हेन टाइम है। अच्छा, अब ये टाइम स्टेटमेंट कौन कौन सी जो है वर्ड दिखाएंगे? ओए होए होए, यहां भूल भी तो गए हम लिखना यार। थोड़ी जगह बना लोगे क्या? ए बाबू, तो है ना, थोड़ी जगह दे दे मुझे, यहां दे दो थोड़ी सी जगह मेरे को। टाइम स्टेटमेंट कौन कौन सी बातें दिखाती है बेटा? टाइम दिखाएंगे व्हेन, एज, हाँ, एज सुन एज, ओए होए होए होए, बिफोर, ओए होए होए होए, आफ्टर, ये टाइम स्टेटमेंट है बेटा। व्हेन, एज सुन एज, बिफोर, आफ्टर, ये टाइम स्टेटमेंट है ना, है ना मेरा लड्डू? थोड़ी सी जगह दे देगा बेटा। एक और है बेटा, अनटिल, टिल, बस ये दो और लिख दो। बस बस बस, चीटी मर गई। इतनी जगह तो दिल में बना ही सकते। ठीक है जी, चलो जी, अब आगे देखो। अब अगर मैं ये कहता हूं मेरे भाई, ही विल कॉल हर, वो उस लड़की को कॉल कर लेगा एज सुन एज, जैसे ही, कब कॉल करेगा? जैसे ही रीचेज होम, जैसे ही वो घर पहुंचता है। ही विल रीच होम, अरे विल रीच मत लिख भाई, ऑब्वियसली बात है, फ्यूचर में ही घर पहुंचेगा, वो उसे कॉल करेगा। अच्छा, कॉल कब करेगा? फ्यूचर में करेगा। ठीक है, डन है। तो हमने क्या बोला? ही विल कॉल हर, वो उसे कॉल कर लेगा। वेरी गुड। कब करेगा मेरे भाई? बताओ, कब कर लेगा? सर फ्यूचर में मिलेगा। तब मतलब फ्यूचर में कॉल करेगा तो घर कब पहुंचेगा? कब कब, ये टाइम है, तो कब घर पहुंचेगा? तो इफ ही, मतलब एज सुन एज ही रीचेज होम। ओके ओके ब्रो, आ गया ना समझ? ठीक है, चलो एक और, आराम से कॉपी करो। कहता आपका तो व्हाइट बोर्ड है, आपने तो एडजस्ट कर लिया, हम कैसे एडजस्ट करें? लौंडे, पेपर में पर्चियां नहीं बनाई तूने? हैं, तू मेरे को चला रहा है? पर्चियां नहीं बनाई तूने? जब इतनी सी पर्ची पे तो 10 नंबर का क्वेश्चन लिख के जा रहा था, है कि नहीं? है? अरे वो वॉशरूम में जाके पर्ची निकाल के आराम से उसे पढ़ के आ रहा था, इतनी छोटी छोटी राइटिंग, तब देख लिया तूने? चलो, अब मैंने बोला बेटा, जैसे हो गया ना, अब बिफोर देखो। मैंने बोल दिया शी विल क्लीन हर रूम, वो अपना कमरा साफ कर लेगी। हाँ, साफ कर लेगी। तो वो फ्यूचर में ही तो करेगी, बिफोर दे कम या बिफोर दे विल कम, उनके आने से पहले। अब देखो बेटा, बिफोर और आफ्टर आपने पास्ट टेंस में तो जोड़ना सीख लिया। बिफोर और आफ्टर आपने पास्ट टेंस में तो देख लिया। यहां और देख लो, शी विल क्लीन हर रूम, वो अपना कमरा साफ कर लेगी। हाँ, बिफोर दे कम, उनके आने से पहले, तो वो भी कब आएंगे? फ्यूचर में ही तो आएंगे, ऑफकोर्स है। तो इसका टाइम है बेटा। अगर वो अपना कमरा साफ करेगी उनके आने के बाद, आफ्टर दे कम। पास्ट नहीं, यहां मैं बिफोर आफ्टर से प्रेजेंट और फ्यूचर कनेक्ट करना सिखा रहा हूं, देख रहे हो? इसलिए मैंने बोले है तो टेंस का ही हिस्सा, प्रेजेंट फ्यूचर कनेक्ट करना सीख रहे हो आप दोनों में। कंडीशन में प्रेजेंट और फ्यूचर कैसे जोड़ते हैं, और टाइम स्टेटमेंट से प्रेजेंट फ्यूचर कैसे जोड़ते हैं, दो ही तो बातें हैं। क्या सीखा बेटा? टाइम स्टेटमेंट मेन स्टेटमेंट का हिस्सा होती है। अगर मेन स्टेटमेंट रिलेटेड टू फ्यूचर है तो टाइम में दोबारा फ्यूचर मत घुसाओ, प्रेजेंट से काम चल जाएगा। और कंडीशन में कभी मेरे भाई फ्यूचर नहीं दिखाने की जरूरत, क्योंकि कंडीशन हमेशा प्रेजेंट टाइम से रिलेटेड लगती है। चलो करो कॉपी। सर आपके लिए तो पूरा पेज ही एडजस्ट कर दे। अरे क्या बात है, लड़का शायर हो गया है, लगता है प्यार में है।
वरना ये शायरी कैसे मारनी सीख गया ये। ओहो बेटा, बस पेच ही एडजस्ट एडजस्ट करियो, किसी के लिए अपनी जिंदगी एडजस्ट ना कर दियो तो बस। पेज तो मैं चला लूंगा। है कि नहीं भाई? हो गया कॉपी? चलो जी। जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। यार ये गाना याद आ गया, गाना समय निकाल के सुनिएगा, बहुत बढ़िया। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ठीक है सर, आगे सीखते हैं गुरुजी। और इसमें क्या है पढ़ने का? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है मेरे भाई इसमें। इसमें है प्रेजेंट इमेजिनेशन। हाउ टू शो प्रेजेंट इमेजिनेशन। ब्रैकेट में लिखना बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये मेन हेडिंग है। अब आपके लिए एक नई चीज भाई। अब आपने बोलो गुरुजी ये तो नाश हो गया, हाउ टू शो प्रेजेंट इमेजिन बाय यूजिंग सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट इमेजिनेशन, ऐसे ऐसे वर्ड तो हम पहली बार सुन रहे हैं अंग्रेजी में। क्या मतलब है इसका? प्रेजेंट इमेजिनेशन का मतलब है मेरे भाई, प्रेजेंट में आप ख्याल बुन रहे हैं। पता नहीं, काश तेरे भाई के पास पैसा हो, हाँ तो बस एक दो दिल्ली खरीद लूं मैं। ऐसे जब आप बातें बोलते हैं, ठीक है ना, तो वो चीज, ठीक है, इसके बाद यहां पर है। ठीक है, वो चीज इसके बाद। हाँ, उस गाने के लिरिक्स सुनना बड़े अच्छे हैं। उसके लिरिक्स मेरे को मतलब, जब भी मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट होता तो ये गाना सुनता। ठीक है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ठीक है, वो बड़ा अच्छा गाना है। ठीक है, और मूवी भी खैर बहुत अच्छी थी, लेकिन गाना मुझे पसंद है। इसके लिरिक्स ध्यान से सुनेगा, मैं थोड़ा सा ओल्ड फैशन्ड कह लो, थोड़ा सा मैं हूँ, तो वो सुनिएगा, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। आजकल के नए गाने में तो गाली गलौज के अलावा तो कुछ है नहीं भाई। ठीक है,
तो हाउ टू शो प्रेजेंट इमेजिनेशन बाय यूजिंग सेकंड फॉर्म ऑफ, आजकल में सिर्फ अरिजीत, उसके अलावा कोई नहीं है कि नहीं भाई। तो कैसे सर, मतलब देखो भाई, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, आज आपको एक जादू दिखाता हूं। ये दो काम करती है, या तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भाई कौन से टेंस में यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और आज मैं आपको कह रहा हूं ये एक और काम करती है, प्रेजेंट इमेजिनेशन। काश ऐसा हो जाए, मतलब ऐसा है नहीं। प्रेजेंट इमेजिनेशन मतलब काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, मतलब वैसा है नहीं भाई, वैसा है नहीं, काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, ठीक है, काश ऐसा हो जाए। जैसे कि आप बोलते हो ना विश करना, एज इफ तू तो ऐसे देख रहा है, अरे वो मूवी का डांस, मेरे को मूवी याद आ रही है ना, तू तो ऐसे, तू क्यों मुझे ऐसे देख रहा जैसे मेरे पीछे वो, कान तो तू क्यों ऐसे मुझे देख रहा जैसे मेरे पीछे वो, है कि नहीं। तो ये होता है बेटा, जैसे कि, एज इफ, एज दो, जैसे कि, ठीक है, एज दो, एज इफ, विश। तो ऐसी बातें होती हैं मेरे भाई जिसमें आप क्या करते हैं भाई, जिसमें आप क्या करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं, आप इमेजिनेशन करते हैं, काश ऐसा हो जाए या ऐसा हो जाए, तो उसमें आप इमेजिनेशन करते हैं। तो प्री पास्ट इंडेफिनिट टेंस और इमेजिनेशन में ये फर्क है बेटा। देखो, अगर मैं आपको ये बोल दूं, अगर मैं आपको दो बातें बोल रहा हूं, दो बातें बोल रहा हूं, देखना मेरे भाई, ठीक है, बहुत ही मजा आ जाएगा। जैसे ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया था, तो बेटा ये टेंस है, और ये टेंस नहीं होता, याद रखना, ये नॉट टेंस, ये टेंस नहीं है। प्रेजेंट इमेजिनेशन, इसमें लिख लेना नॉट टेंस, ये टेंस नहीं है बेटा, ये इमेजिनेशन होती है, टेंस नहीं होता। बाद में सिखाऊंगा, ये मूड वर्ब होती है, बट अभी नहीं बता रहा, बाद में सिखाऊंगा बाबू। ही वेंट टू आगरा, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया था, तो इसकी हिंदी क्या आई भाई, जरूर लिखना हिंदी, वो आगरा गया था, ठीक है। अब एक अंग्रेजी बनाओ आप, काश वो आगरा जाए, तो आप पता है क्या बोलोगे, आई विश, काश, काश वो आगरा जाए, आई विश ही वेंट टू आगरा, आई विश ही वेंट टू आगरा, काश वो आगरा जाए, काश वो आगरा जाए। तो बताओ, काश वो आगरा जाए, ठीक है, तो काश वो आगरा जाए का मतलब क्या हुआ, काश वो आगरा जाए, इसका मतलब वो आगरा गया नहीं है, ये इमेजिनेशन है, क्योंकि इसके साथ आई है, तो ये क्या है, इमेजिनेशन। कौन सी इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, प्रेजेंट इमेजिनेशन, ठीक है। काश वो आगरा जाए, काश वो आगरा जाए। अब कई बार बच्चा पता है क्या सोच, सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लपड़ लगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ये इमेजिनेशन है बाबू, काश वो आगरा जाए, ये इसकी हिंदी। जरूर लिखना हिंदी ट्रांसलेशन, चाहे आप इंग्लिश मीडियम बच्चे हो, जरूर लिखना। करो करो।
ठीक है सर। अब आगे, अब इसके और सेंटेंसेस देखते हैं, बट आपको एक नोट में लिखवाता हूं। अब आप ऐसे कितने ही जाने सेंटेंस बना दो, कितने ही सेंटेंस बना दो, जितना आपका मन, ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इमेजिनेशन में ये देख लो, काश ये पढ़ ले, आई विश ही स्टडीड, आई विश ही वर्कड हार्ड, काश ये मेहनत कर ले। तो अगर मैं ये बोलता हूं मेरे भाई, आई विश, आई विश, काश, आई विश ही वर्क्स हार्ड, या आई विश ही वर्कड हार्ड, काश ये मेहनत कर ले, इसका मतलब वो निठल्ला, नकारा, निकम्मा, आलसी है ना, इंसान है, उसको आप कह रहे हो काश ये, बताओ, काश ये मेहनत कर ले, आई विश ही वर्क्स या वर्कड, वर्कड। क्यों? क्योंकि मुझे यहां प्रेजेंट इमेजिनेशन दिखानी है। काश ये मेहनत कर ले, कर ली होती मत करना बेटा, वो पास्ट इमेजिनेशन होती है, वो हेड प्लस थर्ड फॉर्म से दिखाते हैं, वो दिखते हैं। ठीक है, वेरी गुड सर। अब दूसरा देखो मेरे भाइयों, वेरी गुड। अब क्या है मेरे दोस्त, एक यहां नोट करके लिखना। पता है क्या होता है, देखो हर एक सेकंड फॉर्म प्रेजेंट इमेजिनेशन में भी सेम है और पास्ट टेंस में भी सेम है। देखो वेंट तो वेंट ही रहेगी ना, लेकिन एक वर्ब है जो धोखा देती है। क्या? याद रखना, आप वॉज या वर यूज करते हैं ना मेरे भाई, आप वॉज किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और आई के साथ यूज करते हैं। आप यू किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और यू के साथ, है कि नहीं? हाँ, लेकिन याद रखना टेंस में, ऐसा आप टेंस में करते हैं। ठीक है, अगर इमेजिनेशन हुई तो चाहे सिंगुलर चाहे प्लूरल मेरे भाइयों, कोई भी सब्जेक्ट हो, सबके साथ देवसेना क्या लगाएगी? वर लगाएगी, वॉज नहीं। चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर। अब आप बोलो उन्होंने ऐसा क्यों किया? भाई मेरे को तो बताया नहीं उन्होंने। बेटा इस बात का लॉजिक ही नहीं है, कुछ दिमाग खराब हो जाता है। पता है क्या बोले? देखो बाकी सबकी तो सेकंड फॉर्म सेम है, गो की वेंट, हैव की हैड, ठीक है ना, सबकी सेम है, सबकी सेम है, वर्क की वर्कड, कम की केम, सबकी सेम है। बस हमें पता है जो बी की फॉर्म है उसकी दो सेकंड फॉर्म होती है, वॉज और वर। तो भाई हम ऐसे यूज करते थे टेंस में, आई वॉज गोइंग देयर, आई वॉज अ, ठीक है, टीचर, दे वर डॉक्टर्स, ऐसे यूज करते थे। लेकिन पता है क्या बोला? अगर अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन हो, अगर प्रेजेंट इमेजिनेशन हो तो मेरे भाई सबके साथ वर आएगा। हालांकि नॉनसेंस है, बकवास है, क्या हो जाएगा उससे? कहता नहीं हम फिर वॉज यूज नहीं करेंगे। उसका कोई लॉजिक नहीं था बेटा, ये चीज हमें ऐसे ही एज इट इज माननी पड़ी। अच्छा ऐसा है, चलो ठीक है भाई। तो अब क्या फर्क पड़ेगा? देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं ही वॉज या ही वर अ टीचर, ही वॉज या ही वर अ टीचर, वो एक अध्यापक था, तो बेटा ये टेंस है, इमेजिनेशन नहीं है, टेंस है। इमेजिनेशन, चाय पियोगे? नहीं, कॉफी नहीं, ठीक, बना, ठीक है। देखो बाबा, हमारा स्टाफ भी ऐसा है, सर ऐसे पूछोगे तो हाँ कौन करे, मैं बोला हाँ कर दी तो दूंगा कैसे? सर ही वॉज अ टीचर, क्यों? क्योंकि टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वो एक टीचर था, वो एक टीचर था, वो एक टीचर था, वो एक टीचर थे। था में तो थोड़ा रेस्पेक्ट नहीं रख रही। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं सर, काश वो टीचर हो, आई विश ही वॉज अ टीचर, या आई विश ही वॉर अ टीचर, अब क्या लेनी है मैंने? इमेजिनेशन लेनी है गुरुदेव। अगर इमेजिनेशन लेनी है बाबू तो वॉज नहीं, वर, ही के साथ भी वर, सबके साथ। क्यों? काश वो टीचर हो, काश वो टीचर, काश वो टीचर हो, प्रेजेंट इमेजिनेशन। काश वो टीचर हो, काश वो टीचर हो। काश वो टीचर, काश वो टीचर। ठीक है भाइयों, आई विश ही वर अ टीचर, काश वो टीचर, वो टीचर है नहीं, काश वो टीचर। नेक्स्ट,
तो ये ध्यान रखना होता है बेटा। अच्छा एक बात बताओ, ही इज क्राइंग, वो रो रहा है। सर वो रो रहा है, मैंने बोला अच्छा भाई। एज इफ ही इज, या एज इफ ही वॉज, या एज इफ ही वर अ चाइल्ड। कई दोस्त नहीं होते मेरे भाई रोतड़ू टाइप के, रोते रहते हैं हमेशा। बताओ क्या बोल, वो रो रहा है जैसे कि वो बच्चा है। बच्चा है वो? नहीं सर, बच्चा तो नहीं है, तो इमेजिनेशन है। तो ना इज ना वॉज क्या आएगा? ऐसा। एज इफ और एज दो का मतलब सेम होता है मेरे बच्चे, जैसे कि। तो ही ऑर्डर, ये ऐसे कर लेते हैं, शी ऑर्डर्स मी, वो मुझे ऐसे ऑर्डर देती है। एज इफ जैसे कि, या एज दो जैसे कि। शी इज, वॉज या वर माई बॉस, जैसे कि मेरी बॉस हो। इसका मतलब वो मेरी बॉस नहीं है बेटा, लेकिन ऑर्डर बॉस की तरह देती है। तो बॉस थोड़ी ना है, तो इमेजिनेशन ले रहा हूं। एज इफ शी वर माई बॉस, ये हो जाएगा। ठीक है भाइयों, हो गया ना काम आसान। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा, फिर ये टॉपिक खत्म। फिर अगले सेशन में होगी टेंस की प्रैक्टिस धुआंधार। लास्ट कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसलिए मैंने क्लास को ना हल्का सा तेज पढ़ा है आज, ज्यादा नहीं तेज पढ़ा है, ये नहीं कह सकते ज्यादा तेज पढ़ा, हल्का सा पढ़ा। क्या होगा मेरे भाइयों, यहां पर होगा गुरुदेव, अगर आपको पास एक स्टेटमेंट देखती है बेटा, इट इज टाइम, ये भी इमेजिनेशन बताता है। इट इज हाई टाइम, ये पता है कैसी बातें हैं? यही समय है, हाँ हाँ गुरुजी, जब हम हल्ला बोले, इट इज राइट टाइम। जब इसके बाद, ये तीन बातों के बाद जब आपको कोई भी सब्जेक्ट दिखे बेटा, दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहां इमेजिनेशन ही आएगी, यहां इमेजिनेशन ही आएगी। ये ऐसी बातें क्यों बनाई गई हैं? इमेजिनेशन के लिए बनाई गई हैं। यही एक समय है जब हम आवाज उठाए, हल्ला बोल, जलकार हो, ये बातें थी बेटा। तो यहां कोई टेंस नहीं बोला जाता। तो ऐसी बातों का मीनिंग ये होता है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया, इट इज टाइम, हाँ यही समय है, इट इज टाइम वी स्पोक, जब हम आवाज उठाएं, यलकार हो, ऐसी बातों में है बेटा। ठीक है, ऐसी बातों का मतलब क्या होता है कि जो काम आपने कर लेना था उसमें आप बहुत पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब तो करो। इसका मतलब होता है पहले ही बहुत सहन कर चुके हैं, बहुत देर हो चुकी है। अब तो ये काम करो, अब तो ये काम करो, अब तो ये काम करो। अरे इट इज, क्या बोल दिया बेटा? इट इज, ठीक है, इट इज टाइम वी स्पोक, यही समय है जब आवाज उठाएं, ऐसा। पेपर में क्या देगा बेटा? स्पीक, फर्स्ट फॉर्म देगा लड्डू, गलत। वी शुड स्पीक, हमें बोलना चाहिए, अबे बोलना चाहिए नहीं, बोलो। वी शुड स्पीक नहीं, कुछ भी नहीं बेटा, सेकंड फॉर्म। क्यों? क्योंकि यहां टेंस ही नहीं आएगा, यहां प्रेजेंट इमेजिनेशन आएगी, इमेजिनेशन होती है। यही एक समय है जब तू उसको कूट दे। इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज राइट टाइम। हाँ बेटा, इट इज अबाउट टाइम भी होता है, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम। यहां दैट भी आ जाएगा कई बार, कई बार यहां दैट भी लगा देता है, दैट कंजंक्शन, और कई बार यहां दैट नहीं भी लगाता है, इसलिए स्टार लगा लेते दैट। इट इज हाई टाइम वी स्पोक, इट इज हाई टाइम दैट वी स्पोक, ऐसा भी बोल देता है। इतना सा इतना सा इतना सा काम। अब मजा आएगा ना। अब ये फाइनल हमारा टॉपिक खत्म हुआ, इंटेंशन ऑफ अ स्पीकर सर। अब अगले सेशन से थोड़ी डालेंगे, करेंगे प्रैक्टिस। लेकिन मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूं सर, पूरा टेंस जो आपके गुरु ने अब तक मेहनत से पढ़ा है, प्लीज उसको रिवाइज कर लेना, मां कसम। अगले सेशन में आपको बहुत मजा आने वाला है, आप एंजॉय करोगे। आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करोगे, आप एक एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद से करोगे। आप ये कहोगे ही नहीं कि गुरुजी यहां कमी आ रही है। लेकिन प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप सारी चीजें बेहद अच्छे से रिवाइज करके आइए।
ठीक है ना। अगर आपने रिवीजन नहीं किया ना, पूरा टेंस आप अच्छे से आपने अपने नोट्स मेंटेन किए हैं, अपने नोट्स से रिवाइज करना। अब आपको अपने नोट्स की अहमियत समझ में आएगी सर। अब आपको पता चलेगा क्यों नोट्स बनाए जाते हैं, अब आपको उनकी अहमियत समझ आएगी। मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन में और आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो प्लीज रिवाइज करके। नमस्कार।